इनके कद को छोटा कर दिनेश जी। जी, हेमंत जी आपके पास आता हूं। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया, आपने 70 सालों में क्या किया। सही बात है सर, जब आपके पास इनहेरिट करने के लिए 25 लाख करोड़ का बजट हो तो फिर आप 100 बात कर सकते हो ना, आपके पास ताकत होती है। लेकिन जब भारत के अंदर प्रोविंस भी नहीं बने थे आजादी के बाद, राज्य निर्माण नहीं हुआ था, वो टेम्पररी राज्य थे। कई जगह तो ऐसी थी जो भारत के अंदर ही नहीं थी, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, कई और रियासतें थी जो भारत में शामिल ही नहीं थी। और जो राज्य बने भी थे टेम्पररी टाइप के, उनके पास अपना कोई रेवेन्यू नहीं था सर। जो कुछ भी था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था और वही राज्यों को बांटते थे कि भाई गुजारा चला लो। आज आपके सामने एक ऐसा पेज पेश करने जा रहा हूं मैं, जिसमें मैंने भारत के पहले कुछ बजट का रूपरेखा दिया कि आप इतने पैसे में क्या कर लेते। सर, आपकी जनता 99% गरीब, भारत में कोई हॉस्पिटल नहीं, पाठशाला नहीं, गांव में कोई सड़क नहीं, किसी गांव में बिजली नहीं, भारत के अधिकतर शहरों में बिजली नहीं। जल की तो बात छोड़िए, हम किस बदहाली से निकले और हमारा बजट क्या था, जहां से हमने आईआईटी और आईआईएम भी बना दिए, इसरो भी बना दिया, बीएआरसी बना गया। एक छोटी सी 2 मिनट की झलक आपको दूंगा कि आप देखिए कि पहले कुछ बजट हमारे कितने पैसे के थे सर, कितने रुपए के थे। शायद लोगों की भी आंख खुल जाए। और तब नेहरू, कभी कभी मुझे दिल करता है कि मैं इनसे पूछूं मोदी जी से, अगर आप यहां पर होते इतने पैसे में तो क्या कर लेते, किसको कोसते बैठकर। चलिए, ये आंकड़े आपके सामने मैं रखता हूं। दर्शक मित्रों, आप भी देखिएगा और मैंने विद्वानों के लिए भी आपके सामने रखे हैं। 1947-48 का बजट 178 करोड़, ये आधे साल का बजट। 1948-49 256 करोड़। ये बीच में कुछ गैप नहीं आ रहा तो मैं उसको देख के पढ़ रहा हूँ, थोड़ा स्लाइड की प्रॉब्लम है। 1949-50 307 करोड़, 1950-51 322 करोड़, 1951-52 375 करोड़, 1952-53 406 करोड़, 1953-54 437 करोड़, 1954-55 451 करोड़, 1955-56 498 करोड़, 1956-57 543 करोड़, ये मेरे जन्म का भी साल है 1956। 1957-58 636 करोड़, 1958-59 763 करोड़, 1959-60 757 करोड़, 1961-62 962 करोड़, 1962-63 में पहली बार भारत ने 1000 करोड़ का बजट टच किया था। हम 300 करोड़ के बजट में, 325 करोड़ के बजट में हम क्या कर लेते, हम किसको सिखाते, क्या बनाते, क्या खिलाते। अल्टीमेटली ना प्रोविंस के पास पैसा है, ना किसी स्टेट के पास पैसा है, हम करते क्या अल्टीमेटली 300 करोड़ में, 400 करोड़ में। सर, हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं, लेकिन कभी कोई उसका जिक्र नहीं करता है। मैंने पहले अपना एक एपिसोड बनाया था, उसमें इसका जिक्र किया था। मैंने सोचा दर्शकों को बताऊं, ये हमारे हालात थे 47। हेमंत कुमार जी, आप सबको मेरा शायद ये आंकड़े किसी के पास भी नहीं होंगे जो मैंने अंदर से सब निकाले हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर से सब। जी, तो ये आज जो स्पेशल सेशन का आज पहला दिन था और उसका फोकस पॉइंट ये था कि भारत की संसदीय यात्रा के 75 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना लंबा भाषण इस पर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री बाकी लोगों को सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं है। उनका भाषण समाप्त हुआ और वो चले गए और इसको लेकर के थोड़ी टीका टिप्पणी भी हुई कि भाई हम लोग की बात भी तो सुनिए। तो कितनी संजीदगी है प्रधानमंत्री जी के भीतर भारत की संसदीय यात्रा के 75 साल को लेकर, ये उनके इस रवैये से जाहिर हो रहा है। आप उनका जो जो कुछ भी भाषण था वह बहुत उत्साहजनक, उत्साहवर्धक तो मैं नहीं कहूँगा। वो एक रेफरेंस देते हुए और आगे बढ़ते गए। किसी उसकी व्याख्या में नहीं गए, उसकी पूरी तारतम्यता में नहीं गए। उनका मकसद ये था सिर्फ चीज़ों को बताना। वो नेहरू को, शास्त्री जी को
उन लोगों को याद तो कर रहे थे, लेकिन राजीव गांधी का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इंदिरा गांधी तक का जिक्र किया, राजीव गांधी का जिक्र नहीं किया। जब वो दो महिला स्पीकर्स की चर्चा हुई तो उन्होंने मीरा कुमार की चर्चा नहीं की। तो कहने का मकसद ये है कि आप ऊपर के मन से बहुत कुछ कहना चाह रहे थे और कह करके पासिंग रेफरेंस में करके आप चले गए। दूसरी बात यह है कि एक सवाल जो उस समय जब सेंट्रल विस्टा का के निर्माण का निर्णय लिया गया था, उस समय जो सवाल खड़ा हुआ था कि आखिरकार उसको बनाने की नौबत क्यों आई है, क्यों बनाया जा रहा है, बनाने का निर्णय क्यों लिया जा रहा है, वो सवाल आज की तारीख में भी खड़ा है। क्योंकि ये कोई जरूरत नहीं थी कि उसको आप बनाएं। तो आखिरकार इसके पीछे क्या मकसद था? मेरी समझ है कि इसके पीछे मकसद ये था कि इनके पास अपना कोई ऐसा अतीत नहीं है जो कि ये देश के सामने रख सके। इसलिए ये प्रत्येक मौके को एक इवेंट पॉइंट बनाते हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये एक इवेंट जीवी लोग हैं, जिनके लिए प्रत्येक एक अवसर जो है वो इवेंट होता है और उस इवेंट में ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम भी हैं। आपके आपने देश की आज़ादी की लड़ाई में आपका कोई इतिहास नहीं है, कोई योगदान नहीं है। आपने 75 सालों में जो कुछ देखा है इस देश में, उसमें आपको भी देश के लोग जानते हैं कि आप कहाँ खड़े रहे हैं। तो आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ, बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप उन तमाम चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए कुछ नया इवेंट खोज करके लाते हैं, जिसमें सेंट्रल विस्टा भी एक तरह से उसी तरह का प्रोजेक्ट था। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने कुछ 75 सालों में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट हिंदुस्तान के जीवन में ला दिया है कि जो ऐसा कभी हुआ नहीं, आगे कभी होगा नहीं। तो आप इतिहास में अपने आप को लार्जर देन लाइफ साबित करने के लिए, बहुत बड़ा दिखाने के लिए इस तरह के पूरे आयोजन करते हैं। लेकिन जो उसकी मूल भावना है, उसको उस पर कुछ बात करने से कतराते हैं आप। आप अपनी गरीबी की चर्चा करते हैं, लेकिन आप इस देश में गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, ग, गरीबों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये ये भी यह देश देख रहा है। आपने पूरे G20 के आयोजन को कहा किस तरह एक बड़ा इवेंट बना दिया, दुनिया में कैसे आपकी जगहसाई हुई, बाइडेन से लेकर के और कनाडा तक में। तो आप उन चीजों को छुपा नहीं सकते हैं। आप उन चीजों को पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आप जो कुछ भी इवेंट आज कर रहे हैं, आप वहां सुनने के लिए आप नहीं बैठे, वहां आप रुके नहीं, आप भाषण आपने पूरा किया अपना, उसके बाद आप निकल गए। तो इससे ये जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी जो जो चीज कहना चाह रहे हैं, वो एक इवेंट उनको ये ऑर्गेनाइज करना था, इसलिए उन्होंने किया। बहुत अधिक गंभीरता इसमें उनकी दिखाई नहीं दे रही है। और बाकी का जो उनको बिल पास करवाना है, वो सब वही सब मकसद है। और आगे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार ने तो इसमें ये तय कर लिया हुआ है कि इसमें विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है। इस स्पेशल सेशन में जो कुछ भी करना है सब सरकार को करना है। स्पीकर महोदय जो जो तय करेंगे सरकार के कहने पर, वो बिजनेस यहाँ पर होगा। तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और बात जी आगे बढ़ाइए दिनेश जी। जी, दिनेश जी आपके पास आता हूं।